भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कराची में पहुंच चुका है और कराची को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तानी एयर कोमोडोर जनाबुद्दीन का F-16 गिरा दिया गया है और वो भारतीय फोर्सेस के कंट्रोल में है, जिसको भारतीय फोर्सेस ने बरखा दत्त के हवाले कर दिया है, क्योंकि बरखा दत्त ने सबसे पहले ट्वीट की थी कि पाकिस्तान का एक फाइटर पायलट पकड़ लिया है। लेकिन बरखा जी को पाकिस्तानी पायलट इतना पसंद आ गया कि अभी तक उन्होंने दुनिया के सामने उसको रिवील नहीं किया। पाकिस्तान का नक्शा भारत ने बदल कर रख दिया है। कोयटा में तबाही फैली हुई है, पेशावर में तबाही फैली हुई है, कराची और लाहौर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। पाकिस्तानी कश्मीर भारत ने वापस ले लिया है और पाकिस्तान के अंदर एक कयामत बपा कर दी गई है भारत की जानिब से। ये सब क्लेम्स हैं भारतीय मीडिया के, जो वो पिछले 24 घंटों से फैला रहे हैं और इस लेवल की रिपोर्टिंग की है कि दुनिया के बड़े बड़े जरीदे भी शर्मा गए हैं कि जर्नलिज्म तो भारतीय सहाफियों से सीखनी चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने फेक न्यूज की एक फैक्ट्री गर्म की हुई थी पाकिस्तान के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे भारत की फेक न्यूज फैक्ट्री। भारत ने मजीद ग्लोबल लेवल पे कौन सा कंटेंट बैन कर दिया है अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तानी इस सिचुएशन को किस तरह एनालाइज कर रहे हैं, चाइनीज क्या कह रहे हैं, ग्लोबल मीडिया क्या कह रहा है, और J-10C के हवाले से जो पूरी दुनिया के मीडिया पर डिस्कशन हो रही है, जो वॉर एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो राफेल और J-10C के बारे में क्या लिख रहे हैं। और एंड पर हम डिस्कस करेंगे चेंज होती हुई वॉर डायनामिक्स, जिसमें ड्रोन्स और फाइटर जेट्स का किरदार बहुत अहम हो चुका है। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन के साथ साथ हल्का फुल्का शुगल भी होगा और एंड का जो पार्ट है उसको आपने लाजमी देखना है, जो चेंज होते हुए वॉर डायनामिक्स हैं, तो इसको लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो गोदी मीडिया है, जो मोदी के बहुत करीब है, ये क्यों फेक न्यूज़ को फैला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। उसकी स्ट्रेटजी को हम समझने की कोशिश करेंगे और मैंने इसको बड़ा समझने की कोशिश की है, बड़ा डीपली मैं गया हूं और मैंने इनका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश की है और उसको मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आपने खुद देखा होगा अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह मेजर गौरव वारिया चीख चीख कर कह रहा था कि आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान में घुस जाओ और तबाही फैला दो। और इसके अलावा इंडिया टुडे और दूसरे जो बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स हैं भारत की, वो क्लेम कर रही थी कि पाकिस्तान का हमने नक्शा बदल दिया है, कराची तबाह हो गया है, बड़े बड़े शहरों में इमरजेंसी लग गई है, पाकिस्तान में एक कैओस बपा हो गया है। बरखा दत्त जो भारत की एक टॉप जर्नलिस्ट समझी जाती हैं, वो भी मेजर गौरव वारिया जैसे लोगों की सफ में खड़ी हुई थी। मतलब सब एक ही हो गए थे, एक ही सफ में खड़े हो गए थे महमूद अयाज। ये भारत का हाल था। मतलब जो उनके क्रेडिबल जर्नलिस्ट हों या उनके ट्रोल्स हों मेजर गौरव वारिया जैसे, वो एक ही बात कर रहे थे। किसी ने पाकिस्तान के जहाज गिरवा दिए, तो किसी ने कराची पर हमला करवा दिया, किसी ने आईएनएस विक्रांत को एक्टिव करवा दिया, जो इनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको हमने बड़ी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अभी हम देखेंगे कि इसका पाकिस्तानियों ने किस तरह रिस्पांस दिया। इससे पहले भारत की एक और डेंजरस चाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत ने पिछली रात एक नैरेटिव ये भी चलाया कि पाकिस्तान ने अटैक्स किए, मिसाइल अटैक्स किए, ड्रोन अटैक्स किए पंजाब की सरहद के साथ साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जलंधर, यहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं, जिनको भारतीय आर्मी ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया है। ये चीज इन्होंने अपनी जनता को बताने की कोशिश की कि देखो पाकिस्तान अपना दिफा नहीं कर पाया और हमने किस तरह पाकिस्तान का हमला नाकाम बनाया है। ये भारत का एक नैरेटिव था जो उनके गोदी मीडिया के लोग फैला रहे थे। और इसके पीछे एक ये स्ट्रेटजी भी थी कि भारत के पंजाब की जो सिख पॉपुलेशन है उसको पाकिस्तान के खिलाफ करना, कि पाकिस्तान सिखों की मुकद्दस जगह अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने वाला है। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सिखों के दरमियान बॉन्ड बड़ा मजबूत हुआ है करतारपुर कॉरिडोर की वजह से, और इसका क्रेडिट इमरान खान और बाजवा को जाता है, जिन्होंने इस पर काम शुरू किया था और एक खैर सगाली के जज्बे के तहत सिखों के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। और अभी रिसेंटली भी जब पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के शहरियों को निकाल रहे थे अपने मुल्कों से, तो पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा था कि हम सिखों को नहीं निकालेंगे जो यहाँ पर अपनी यात्रा के लिए आए हुए हैं। सिख यात्रियों को पाकिस्तान ने हर तरह से फैसिलिटेट किया है और पाकिस्तान की चाहे पिछली गवर्नमेंट हो या मौजूदा हुकूमत हो, उन्होंने इसी स्टांस को दोहराया है कि सिख हमारे भाई हैं। और अभी पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा कैटेगोरिकली कि हम सोच भी नहीं सकते कि सिखों के किसी गुरुद्वारे पर हमला करेंगे या किसी मुकद्दस जगह पर।
तो 2 रातें पहले जो अमृतसर पर अटैक्स की खबरें आ रही थीं वो दरअसल भारत की अपनी कार्रवाई थी। वो हो सकता है उनकी कोई एक्सरसाइज हो या जो मर्जी हो, लेकिन उन्होंने ये शो कराया कि पाकिस्तान ने हमला किया है, उसके जवाब में हमने ड्रोन्स भेजे हैं। अभी हम ड्रोन वॉरफेयर को भी एनालाइज करेंगे। पाकिस्तान ने इन इल्जामात को क्लियरली रिजेक्ट किया। पाकिस्तान ने कहा कि अभी हमने कोई हमला लॉन्च नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि जब हम करेंगे वो अपने टाइम और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे और दुनिया को बताकर करेंगे, जैसा कि 2019 में किया था पाकिस्तान ने बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद। इसके बाद हमने देखा है कि जो बहुत से सिख लीडर्स हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बयान की तायद की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं और हम पाकिस्तान पर कभी शक नहीं कर सकते कि वो हम पर हमला करेगा या हमारी मुकद्दस मकामात पर। तो ये भारत की एक बड़ी भौंडी स्ट्रैटेजी थी, और इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने समझना हो तो आप इसको लिंक करें कि भारत क्यों अकाउंट्स बैन कर रहा है पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट के। पहले तो यूट्यूबर्स पर इन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल वॉइसेस हैं हम उनको बैन कर रहे हैं, हम जैद हामिद जैसों को बैन नहीं कर रहे। जो क्रेडिबल बात करता है, जो फैक्ट पर मबनी बात करता है, उसको बैन करेंगे। और मैंने इस वीडियो में एनालाइज किया था, उसका सबूत आपको कैसे मिलता है कि कल भारत ने ट्विटर से कहा है कि 8000 अकाउंट्स उनको बैन किया जाए जो कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे। उसमें ट्विटर का एक टॉप जर्नलिस्ट है मारियो नौफल, जो कि निहायत एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग करता है, किसी की साइड नहीं लेता और फैक्ट्स को सिर्फ बताता है। भारत ने उसका अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जियो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है भारत के अंदर, के भारतीय उसको ना देख सकें। तो यहां से आपको स्ट्रेटेजी नजर आ रही है भारत की। भारत क्या कह रहा है? भारत इस वक्त ये कह रहा है कि अपनी आवाम को वन साइडेड प्रोपेगेंडा दिखा रहा है कि जी हमने पाकिस्तान का हमला नाकाम बना के काउंटर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पर, ताकि भारतीय लोग खुश हों। तो हम जो इक्का दुक्का सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, उनके पोस्ट से पता चलता है कि ये जो ब्रेन डेड सेलिब्रिटीज होती हैं, ये आंखें बंद करके अपनी हुकूमत की नैरेटिव मान लेती हैं। और भारत में यही कुछ हो रहा है, मतलब अपनी आवाम को एक चैम्बर में फंसाया जा रहा है कि दुनिया से वो कट ऑफ हो जाएं, दुनिया का नैरेटिव देख ही ना सकें वो। अभी पता नहीं इनका बस चले तो ये CNN और BBC को भी बैन कर दें, जिनकी रिपोर्टिंग इनके लिए बड़ी पेनफुल साबित हो रही है। तो मारियो नौफल के ट्विटर अकाउंट को बैन करना भारत में, ये सारी स्टोरी आपको समझा जाता है कि भारत क्या चाहता है। अपने लोगों तक फैक्ट्स को पहुंचने ही नहीं देना चाहता, और जो भारत के कुछ जर्नलिस्ट ने थोड़ी बहुत फैक्ट बेस्ड ट्वीट्स की थी वो डिलीट करवा रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप प्रो मैक्स आ चुकी है भारत में। हिंदुत्व लेड मोदी सरकार जो है, ये RSS की आइडियोलॉजी है इसके पीछे, जो यरगमाल बना रही है पूरी भारतीय पॉपुलेशन को कि उनका ब्रेन वॉश हो जाए, वो कुछ और सोच ही ना सकें। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में अभी भी कुछ क्रेडिबल वॉइसेस हैं जिन्होंने एक्सपोज किया है इनके इस मकरू धंधे को, और बहुत से उनके सेंसिबल यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट ने लान तान किया अपने मीडिया को कि पिछली रात इन्होंने क्या तूफान बदतमीजी बपा किया हुआ था, और वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को लान तान कर रहे थे। वहां भी कुछ लोग हैं अभी भी जो सरकारी बयानिए को बाय नहीं कर रहे। बेशक वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं सारे यक जुबान होकर, लेकिन जो कल उनके मीडिया ने किया ना, जो फेक न्यूज़ उन्होंने फैलाई हैं, उस पर उनके लोग भी चीख उठे हैं। बहुत थोड़ी तादाद में हैं, लेकिन हैं ज़रूर। सेन वॉइसेस हमेशा मौजूद रहती हैं हर जगह पर, भारत में भी हैं वो। लेकिन भारतीय हुकूमत की कोशिश ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को ब्रेन वॉश किया जाए, ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज़ बना दिया जाए कि वो कोई क्वेश्चन ही ना कर सकें। इस हवाले से खुद भारतीय यूट्यूबर कह रहे हैं कि जी हम सवाल भी उठा सकते हैं कि नहीं। और भारत के कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने इन एक्शंस के हवाले से भी तनकीद की है भारत पर कि पाकिस्तान के साथ जो एस्केलेशन कर रहा है भारत, इसके कोई दूर रस स्ट्रेटेजिक नताइज नहीं निकलेंगे। मतलब ये कोई बड़ा ज़बरदस्त कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए है, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जैसा कि मोदी ने 2019 में किया था। इलेक्शन से 2 महीने पहले जो जंग की सिचुएशन क्रिएट की थी वही अब दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके ये मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं बहुत सी स्टेट्स में, तो उसमें इनको चाहिए वोट्स। हमने इस वीडियो में जिक्र किया था पिछले साल बड़े नैरो मार्जिन से जीते थे मोदी, अब वो बातें नहीं रही। ये चौथी बार भी जीतना चाहते हैं इलेक्शंस, लेकिन इनको बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, और इसलिए ये अब नेक्स्ट लेवल प्रोपेगेंडा करके लोगों को अपनी साइड पर करना चाह रहे हैं। और इसलिए पूरी दुनिया के जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, यूट्यूब हो या ट्विटर हो या फेसबुक हो। और ट्विटर ने कहा है कि हमारे लिए ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था, लेकिन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है तो हमें ये करना पड़ रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घूंटा जा रहा है, भारतीय अवाम को ग्लोबल कंटेंट से महरूम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए।
कल जो फेक न्यूज़ फैलाई है भारत ने, उसमें था F-16 जेट को डाउन कर दिया है, PF पायलट को अरेस्ट कर लिया गया है, कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गई है और इवन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को उन्होंने गिरफ्तार भी करवा दिया था। पाकिस्तान आर्मी में बगावत हो गई है। फिर उसके जवाब में किसी ने ये ट्वीट की कि अरेस्टेड आर्मी चीफ। पाकिस्तानी भी फिर सही ट्रोलिंग करते हैं, पाकिस्तानी मीम बनाने में बड़े माहिर हैं। वो भी फिर मज़े मज़े की ट्वीट्स कर रहे थे कि जस्ट चेक विद माय सोर्सेज इन PF, 1 F-16 हैज़ बीन शॉट डाउन, पायलट जनाबुद्दीन उर्फ अदाबुद्दीन नाउ मिसिंग। कोई कह रहा था कि मेजर अदनान समी जो कि ISI का कोवर्ट एजेंट है भारत में, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर पाकिस्तानियों ने इस किस्म की ट्वीट करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का CG-125 शॉट डाउन कर दिया गया है, यानी बाइक्स के नाम लिखना शुरू कर दिए। एक ने कहा कि इज इट ट्रू इंडियन नेवल वॉरशिप्स एंड एयरप्लेन कैरियर हैज रीच चिश्तिया पोर्ट ऑन सतलुज सी नियर बहावलपुर। फिर पाकिस्तानी भी ऐसी बोंगियां मारना शुरू हो गए। इसके अलावा चाइनीज अकाउंट्स की जो ट्रोलिंग थी भारत के ऊपर, वो भी जारी रही। चाइना के J-10C फाइटर जेट की बात करें तो ये इस वक्त पूरी दुनिया में एक हॉट टॉपिक बन चुका है और जो वॉर एनालिस्ट हैं वो एनालाइज कर रहे हैं कि यार ये हुआ क्या है, किस तरह चाइनीज टेक्नोलॉजी ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मात दे दी है और पाकिस्तान और चाइना के लीथल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। चाइना ने पिछली कई दहाइयों से किसी किस्म की जंग नहीं लड़ी और पाकिस्तान पिछले 40 सालों से किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व है, इंगेज है और हम बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। तो हमारी आर्मी के पास भी एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। PF अपनी सुपीरियरिटी कायम कर चुकी है, साइकोलॉजिकली भी भारत के ऊपर बहुत बुरी तरह से राफेल फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं और इसका अब जो कंफर्मेशन है हमें राइटर्स से भी मिलनी शुरू हो गई है, जो बड़े बड़े जरीदे हैं। वो कहते हैं कि ये जो डॉग फाइट हुई है पाकिस्तान और भारत की एयर फोर्सेस के दरमियान, ये एक बड़ी ज़बरदस्त और रेयर अपॉर्चुनिटी है मिलिट्री एक्सपर्ट्स के लिए कि वो स्टडी करें कि इसमें हुआ क्या है, क्योंकि अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 150 से ज़ायद फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है दोनों साइड से। पाकिस्तान की तरफ से डेफिनेटली कम तादाद में थे फाइटर जेट्स, भारत ने ज़्यादा बड़ी तादाद निकाल ली थी। तो ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं फाइटर जेट्स को एनालाइज कर रहे हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स को डिस्कस किया जा रहा है। PL-15 जो चाइना के मिसाइल्स हैं J-10C पर जो फिट किए हुए थे, जिन्होंने तबाही मचाई है भारत में, उनको एनालाइज किया जा रहा है और जो अमेरिकन असलहा साज हैं वो इसको बड़ा डीपली एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इसके मुकाबले के अपने हथियार हैं। ये हमने क्लियरली देखा कि चाइनीज फाइटर जेट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके शेयर्स राइज हुए हैं, पूरी दुनिया में उनकी मांग बढ़ी है और बहुत से ममालिक अब चाइनीज फाइटर जेट्स की तरफ ले रहे हैं, उनकी मांग में इजाफा हो चुका है पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स की वजह से, जिसकी वजह से चाइना भी बहुत खुश है। और वॉर एनालिस्ट के मुताबिक फ्यूचर में अमेरिका और चाइना की भी एक जंग का खतरा है ताइवान के ऊपर, तो इसलिए ये बैटल और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है इसको स्टडी करना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें चाइनीज एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। और अभी उनके टॉप नॉच फाइटर जेट्स नहीं थे। चाइना के अंदर J-10C अभी भी एक नॉर्मल लेवल का फाइटर जेट है, उनके पास और भी एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो एयर वॉरफेयर के दौरान जो टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और किट्स हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं कि किस चीज ने काम दिखाया है और क्या चीज फेल हुई है। राफेल तैयारे जिन्होंने एक धाक बिठाई हुई थी पूरी दुनिया पर, फ्रेंच मैन्युफैक्चरर्स की सारी मेहनत खाक में मिला दी है भारतीय एयरफोर्स ने, पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा करके रख दिया है। वो कहते हैं कि यू हैव आर्गुएबली चाइनाज मोस्ट केपेबल वेपन अगेंस्ट द वेस्ट मोस्ट कैपेबल वेपन। इसके अलावा हमें भारत की जो ड्रोन वॉरफेयर है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने इजरायली साख्ता लॉइटरिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जिनका क्या मकसद होता है कि अपने टारगेट को वो हिट करते हैं और तबाह हो जाते हैं। सुसाइड ड्रोन्स भी इनको कहा जाता है और इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया है। इनकी एक तो स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, ये लो फ्लाई करते हैं, जो कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनके लिए इनको रोकना मुश्किल होता है। और पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो ये आया है कि हमने कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इनको इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये रेडिएशन चेक कर रहे थे और पीछे जहां पर इनका कनेक्शन था, अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसको एंगेज करता तो वो मजीद एक्सपोज हो जाता। इसलिए हमने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नहीं बल्कि मैनुअल तरीके से इनको गिराया है, फायरिंग करके या एंटी एयरक्राफ्ट के जरिए या छोटे लेवल के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं
जिनके अंदर एडवांस रेडार सिस्टम नहीं होता, उनके जरिए इनको गिराने की कोशिश की है और अब उनकी तादाद 70 से ज़ायद हो चुकी है। और ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्री है कि जिस तरह भारत एंटर हुआ है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर कई 100 किलोमीटर्स तक, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना और फ्यूचर के लिए मज़ीद प्रिपेयर होना कि फ्यूचर वॉरफेयर में ड्रोन्स कितना अहम किरदार अदा करेंगे। जिस तरह हमने देखा था नागोर्नो कराबाख की जंग में अज़रबाईजान ने टर्किश ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था, और इसी तरह यूक्रेन ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं रूस के खिलाफ, और रूस ने ईरानियन मेड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। तो मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की अहमियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है फाइटर जेट्स के साथ साथ, जिन्होंने कन्वेंशनल वेपनरी की अहमियत कम कर दी है। आर्टिलरी, टैंक्स और गन्स की इस ड्रोन वॉरफेयर के जरिए आप कम से कम तबाही फैलाकर दुश्मन का ज़्यादा नुकसान कर सकते हो, दुश्मन की सफ़ों में पैनिक क्रिएट कर सकते हो। और ये पैनिक हमने देखा है, कल मैंने अपनी आंखों से देखा है और सुना है, लोगों को परेशान होते हुए देखा है। लोग धमाकों की आवाज़ों से परेशान हो रहे थे जब इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये पाकिस्तान के शहरों तक बात पहुंच गई है, जिसको हमने इस वीडियो में एड्रेस किया था कि ये सिचुएशन क्यों यहाँ तक आई है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन ड्रोन्स का एक और बहुत बड़ा मकसद होता है सर्वेलेंस। जितने एरिया पर उन्होंने फ्लाई किया है वहाँ तक उन्होंने पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ों को स्टडी किया होगा, अगर उनका पीछे कहीं से कनेक्शन था। तो मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो चुका है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की ने भी पाकिस्तान को अपने एडवांस ड्रोन्स फराहम किए हैं। भारत तो ये भी क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने भी कुछ ड्रोन्स भेजे थे जो उन्होंने मार गिराए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी ऐसा कोई क्लेम नहीं है। इसके अलावा एयर वॉरफेयर में एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको चोक करके आप दुश्मन को अंधा कर सकते हो। और भारत के केस में यही सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से उनके जो पूरे रेडार सिस्टम्स थे उनको जैम कर दिया था, और भारतीय तैयारे उड़ते हुए टारगेट्स बन गए थे पाकिस्तानी प्लेन्स के लिए, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था हवा में कि उन्होंने अब क्या करना है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम मुनक़ता हो गया था। तो ये भी मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर आप किस हद तक दुश्मन को कंफ्यूज और पैनिक करते हो। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कई लेवल्स होते हैं, किस लेवल तक आप जाते हो। आप उनके सिस्टम्स को हैक कर लेते हो, आप साइबर अटैक्स करते हो, कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर देते हो, और इसमें एक और एलिमेंट भी है मीडिया वॉरफेयर, साइऑप्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, जिनके जरिए दुश्मन की सफ़ों में कंफ्यूजन फैलाना, और जो भारत करने की कोशिश कर रहा है, जो बुरी तरह से नाकाम हो रही हैं, क्योंकि भारत मीडिया वॉरफेयर बड़े ही भोंडे तरीके से कर रहा है, और पूरी दुनिया के अकाउंट्स को ब्लॉक करके भारत दुनिया को अपने खिलाफ कर रहा है और अपनी आवाम को अंधा कर रहे हैं। भारत की मीडिया वॉरफेयर बैकफायर कर रही है भारत के लिए, क्योंकि उसमें अकल नहीं है, उसमें रेटरिक है, सिर्फ उसमें नारेबाजी है, गालम गलोच है और फजूल की बकवासियात हैं। और बहुत से एनालिस्ट यही लिख रहे हैं कि भारत अपनी जलालत छुपाने के लिए ये सारी हरकतें कर रहा है, जो एक नया मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में भारत का ये जो साइऑप्स है, क्या भारत पाकिस्तान में कंफ्यूजन क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगा, या पाकिस्तानी सक्सेसफुली भारतीय प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते रहेंगे, और वो भी फनी वे में। आपके ख्याल में इस ड्रोन वॉरफेयर में भारत ने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं या नहीं, और पाकिस्तान को इसको किस तरह काउंटर करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।